अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। कोर्स का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। आज के टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ है और इसको हम करते कैसे हैं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपके लिटरेचर रिव्यू में बहुत हेल्प करेगा। लिटरेचर क्या चीज़ है? लिटरेचर refers to other scholars' work on the same field of study. Literature review is an important component of any research paper or thesis. For example, books, articles, and newspapers. जब भी आप रिसर्च करते हैं तो मैं बार बार ये पिछले लेक्चर में भी कह चुका हूँ कि आपको रिसर्च शुरू करने से पहले दूसरे लोगों का काम पढ़ना चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो काम हम कर रहे हैं इस पे हमसे पहले लोगों ने क्या काम किया है। जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उनका तरीक़ाकार क्या था, उनकी मेथोडोलॉजी कैसी थी, उन्होंने एनालिसिस किस तरह किए थे और उनके फाइंडिंग्स क्या थे। साथ साथ में लिटरेचर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले लोगों ने जो काम किया है उनकी काम की लिमिटेशंस क्या थे, जिसको बेस बना के आप एक न्यू रिसर्च पेपर भी डेवलप कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू हम किसे कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, जब आप दूसरे लोगों का काम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अपने टॉपिक पे दूसरे लोगों के रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या मीडिया आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये तमाम लिटरेचर के ज़िम्मे में आता है। आप लिटरेचर रिव्यू कैसे कहते हैं? जब आप दूसरे लोगों का काम पढ़ते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, स्टडी के ऐड करते हैं, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। रिव्यू से हमारा क्या मतलब होता है? जब आप दूसरे लोगों का काम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर उसको अपने रिसर्च पेपर में इसको एक सेक्शन की सूरत में लिखते हैं, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, तो इन सिंपल वर्ड्स आपने क्या करना है, किसी खास टॉपिक पे आपने मवाद इकट्ठा करना है, फिर उनको पढ़ के उनको समझना है और फिर उसके बाद बहुत से लोगों के काम की समरी लिखनी है। तो ये आपके थीसिस का या रिसर्च पेपर का एक अलग सेक्शन या एक चैप्टर होता है। इसका साइज डिपेंड करता है, आप 1-2 पेजेस से लेके 15-20 पेजेस तक जितना आप मुनासिब समझे उतना आप ये चैप्टर या सेक्शन रख सकते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि लिटरेचर अगर हम करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करने हैं। आपको सबसे पहले ये तो पता आपको होता ही है पहले से कि आपका टॉपिक क्या है, आप किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो जब आपको अपने टॉपिक का पता होगा तो आप यूँ करें कि आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और गूगल स्कॉलर में अपना टॉपिक लिखें। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। वो पेपर्स आप डाउनलोड करें और उनको अलग अलग फोल्डर में सेव करें। फिर सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, उन तमाम पेपर्स को आपने स्किम करना है। लेकिन इससे पहले एक और बात ज़रूरी बताता चलूँ कि जब भी आप लिटरेचर रिव्यू के लिए पेपर्स डाउनलोड करते हैं या किताबें डाउनलोड करते हैं तो आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि क्वालिटी रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करें। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है कि रिसर्च पेपर सारे क्वालिटी के नहीं होते। एथिकली सारे पेपर्स क्वालिटी के होने चाहिए थे, लेकिन इसमें बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे जिनकी क्वालिटी नहीं होती, जो फुली प्लेजराइज होते हैं। तो जब आपने रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं तो सबसे पहले आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि जो आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जब आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लें तो आप उनको फोल्डर्स में अरेंज कर लें, टॉपिक वाइज अरेंज कर लें या डेट वाइज अरेंज कर लें, जिस तरह आपको आसान लगे। अब एक क्वालिटी रिसर्च पेपर को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ये एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब अगर आपने एक क्वालिटी रिसर्च पेपर के बारे में पता करना है कि ये पेपर क्वालिटी वाइज अच्छा है या बुरा है, तो इसके बहुत से तरीक़ेकार हैं। जो इनिशियल रिसर्चर होते हैं उनको अक्सर ये पता नहीं चलता, और जब वो गूगल पे अपना टॉपिक लिखते हैं और शुरू में जो पेपर्स उनको मिलते हैं वो उन्हीं को पढ़ के उनको अपना बेस बना लेते हैं, जिनमें अक्सर ये होता है कि आप एक लो क्वालिटी के पेपर को बेस बना के अपना काम करते हैं, जो बाद में जाके आपके लिए बड़े मसाइल पैदा करता है।
तो अब आपने क्वालिटी को चेक करना है तो सबसे पहले तो आप उसके नंबर ऑफ साइटेशन चेक करें। साइटेशंस क्या है? साइटेशन से मुराद है कि इस पेपर या इस किताब को कितने दूसरे लोगों ने अपने काम में इसका जिक्र किया है। सपोज आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप अपने रिसर्च पेपर में मेरे किसी रिसर्च पेपर का जिक्र करते हैं या फिर फार्मा एंड फ्रेंच के रिसर्च आर्टिकल का जिक्र करते हैं, आप अपने पेपर में उसको रेफरेंस देते हैं, तो इस हिसाब से फार्मा एंड फ्रेंच के पेपर को एक साइटेशन मिल जाता है। जब मैं फिर कोई और पेपर लिखता हूं और मैं भी फार्मा एंड फ्रेंच को साइट करता हूं तो फार्मा एंड फ्रेंच के साइटेशंस 2 हो जाते हैं। इस तरह का कोई और बंदा लिखता है तो इस तरह उसकी साइटेशन 3 हो जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे जाके पेपर ढूंढना है और जैसे ही वो पेपर्स आपको मिले आप उनके उसके नीचे लिखा होता है नंबर ऑफ साइटेशंस। जितने साइटेशंस ज्यादा होते हैं उतना उस पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है। अब दूसरा साइटेशन के बाद जरूरी नहीं कि साइटेशन ज्यादा हो, यह भी हो सकता है कि पेपर नया लिखा गया हो, 1 साल या आधा साल उसको हो चुका हो पब्लिश हुए, तो इतने कम अरसे में शायद उसको ज्यादा साइटेशन ना मिले हो। तो क्या इसका यह मतलब है कि यह पेपर अच्छी क्वालिटी का नहीं है? नहीं, बल्कि हो सकता है ये पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ हो, लेकिन ये चूंकि इसको पब्लिश हुए ज़माना कम हुआ है इसलिए लोगों ने अभी तक इसको इतना साइट नहीं किया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखना है कि पेपर किस रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो अगर जर्नल अच्छा है तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप जो पेपर पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई क्वालिटी जर्नल्स। अब अगर आप ये कहें कि अच्छा जनाब मैं अच्छे जर्नल्स को फिर कैसे पहचानूंगा, तो अच्छे जर्नल को जानने के लिए आपको उसकी कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें। इम्पैक्ट फैक्टर एक हिंसा होता है, एक नंबर होता है, हर एक जर्नल के वेबसाइट पे ये दिया गया होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करना सिखा दूंगा। जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही वो जर्नल अच्छा होता है। नेचुरल साइंसेज में एक जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 10, 20, 30, 40, 50 तक पाए जाते हैं। हमारे सोशल साइंसेज में अमूमन इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा नहीं होते। हमारे टॉप के जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर 3, 4, 5, 6 के करीब होते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अगर आप जिस जर्नल को पढ़ रहे हैं और अगर उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.50 भी है तो इससे मुराद है कि ये अच्छा जर्नल है, इसमें शाया हुआ रिसर्च पेपर पढ़ने के काबिल है। इम्पैक्ट फैक्टर के अलावा आप एच इंडेक्स भी देख सकते हैं। जितना एच इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही ये रिसर्च पेपर अच्छा होगा। एच इंडेक्स आपको कहां से पता चल सकता है? ये आप गूगल पे जाके SCIMAGO लिखें, ये एक वेबसाइट है, ये खुलेगा। इस वेबसाइट में फिर जो जर्नल है उसका नाम लिखें। तो अगर जर्नल इसमें आपको मिलता है तो वहां से आपको एच इंडेक्स का पता चल जाएगा। जितना एच इंडेक्स ज्यादा हो उतना एक रिसर्च पेपर अच्छा होता है। नॉर्मली रिसर्च एच इंडेक्स अगर 40-50 से ज्यादा हो तो ये एक अच्छा जर्नल कंसिडर होता है। इसके बाद आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इन जर्नल्स को चेक करें कि ये कौन से डेटाबेस पे लिस्टेड है। तो अगर कोई जर्नल एब्सको पे या फिर एल्सेवियर पे या साइंस डायरेक्ट से पब्लिश हो रहा हो या फिर एमरल्ड से पब्लिश हो रहा हो, जेस्टोर पे लिस्टेड हो, तो ये भी निशानदेही करते हैं कि ये जर्नल तकरीबन अच्छे क्वालिटी के जर्नल्स हैं। एक लिस्ट होता है जिसको ISI पब्लिश करता है। ISI वेब ऑफ नॉलेज वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे इनका लिस्ट होता है जर्नल्स का। आप उस लिस्ट में भी अपने जर्नल को चेक कर सकते हैं। अगर आपका जर्नल उस लिस्ट में शामिल है तो फिर उसको क्लिक करें, उसका इम्पैक्ट फैक्टर वहां से देखें। तो जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा और ISI वेब ऑफ नॉलेज वेबसाइट पे ये अगर लिस्टेड हो तो ये एक अच्छा जर्नल होता है। SCIMAGO लिस्टिंग भी अगर आप चेक करें तो ये बड़ी मजे की लिस्टिंग होती है। इसमें आप कोई भी जर्नल सर्च करें तो सबसे पहले तो अगर जर्नल इस लिस्ट में नहीं है तो आप इसकी क्वालिटी पे शक करें। अगर इस वेबसाइट पे वो जर्नल प्रेजेंट है लेकिन फिर आपने इसकी एक और चीज को देखना है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, उसका एच इंडेक्स कितना है। और ये जर्नल आपकी आसानी की, ये स्काईमागो वाले आपकी आसानी के लिए तमाम जर्नल्स की कैटेगराइजेशन करते हैं। ये तमाम जर्नल्स को Q1, Q2, Q3, Q4 में कैटेगराइज करते हैं। तो अगर आपका जर्नल Q1 में आ रहा है तो इससे मुराद है कि आपका जर्नल बहुत अच्छे क्वार्टाइल में है और ये टॉप क्वालिटी का है। Q2 उससे थोड़ा कम, Q3 उससे कम और Q4 कमजोर जर्नल्स कहलाते हैं। बिजनेस जर्नल स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में रिसर्च कर रहे हैं तो आप A, B, D, C रैंकिंग भी देख सकते हैं।
ABDC रैंकिंग ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल की तरफ से इशू होता है। ये भी एक लिस्ट है जिसमें वो तमाम जर्नल्स को उनकी इवॉल्यूएशन करते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जर्नल अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आपका जो जर्नल है वो आप ABDC की वेबसाइट पे जाके सर्च करें, तो अगर वो वहाँ पे नहीं आता तो ये इसका मतलब है कि ये जर्नल बहुत लो क्वालिटी का है और ABDC रैंकिंग वाले इसको इवॉल्यूएट भी नहीं करते। अगर उन्होंने इवॉल्यूएट किया है तो वो फिर इनके 5 कैटेगरीज बनाता है, एस्टेरिक, ए, बी, सी, डी। डी सबसे कमजोर क्राइटेरिया के जर्नल्स होते हैं, सी उससे थोड़े से अच्छे होते हैं, बी को आप अबव एवरेज कह सकते हैं, और जो ए कैटेगरी जर्नल्स हैं, अगर कोई जर्नल आप सर्च करते हैं और उसके सामने ए लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत क्वालिटी का जर्नल है। और जो बिल्कुल टॉप के जर्नल हैं, जो बेस्ट जाने जाते हैं, उनको ये रैंकिंग में ए स्टेरिक लिखेगा। तो इन तरीकों से आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि जो आपके जर्नल्स हैं वो लो क्वालिटी के हैं या वो अच्छे क्वालिटी के हैं। इंशाल्लाह कमिंग स्लाइड्स में, कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको ये गूगल पे करना भी सिखा दूंगा। अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स अपने टॉपिक पे डाउनलोड किए। ये कैसे डाउनलोड करते हैं, जब आपको कोई टॉपिक फाइनल कर लेते हैं, उस टॉपिक को आप गूगल स्कॉलर पे लिख के एंटर करते हैं तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ जाते हैं। तो उन तमाम रिसर्च पेपर्स को आपने नहीं पढ़ना, पहले उनमें से क्वालिटी रिसर्च पेपर देखने हैं। क्वालिटी रिसर्च पेपर्स के लिए आपको उनका इम्पैक्ट फैक्टर देखना है और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है, जैसे नंबर ऑफ साइटेशन है, एच इंडेक्स है, स्काईमागो पे रैंकिंग देखनी है, ABDC पे रैंकिंग देखनी है। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा और यहाँ तक आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आपने क्वालिटी रिसर्च पेपर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किए होंगे। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्क्रीन द पेपर। जितने पेपर आपने डाउनलोड किए हैं, अब इनकी जांच पड़ताल करनी है। कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जो आपके टॉपिक के बहुत करीब होंगे, आपसे रिलेवेंट होंगे, उनको आप एक अलग फोल्डर में रखें। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके टॉपिक के करीब नहीं होंगे, उनका स्कोप, उनका फोकस वो बहुत डिफरेंट चीज़ों पर होगा, तो आप उन पेपर्स को आप डिलीट कर दें या फिर उनको किसी दूसरे फोल्डर में रखें जो अभी आपको नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप शुरू से हर पेपर को पढ़ें, 5-6 दिन एक एक पेपर पे लगाएं या एक दिन एक पेपर पे लगाएं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो बजाय इससे कि पूरा पेपर आप पढ़ें और समझें, उसको जल्दी जल्दी स्किम करें, जिस तरह हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सिर्फ इतना पढ़ लें कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है। फिर जो पेपर्स आपने सेलेक्ट किए हैं जो आपके टॉपिक के बहुत करीब थे, फिर दूसरे स्टेप में आप उन पेपर्स को दोबारा पढ़ें और इस बार उन पेपर को डाइजेस्ट करें। डाइजेस्ट करने से मेरा मुराद है कि उनको गौर से और बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें और वहाँ से उसको समझने की कोशिश करें कि ये पेपर करना क्या चाह रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जब आप पेपर पढ़ लेते हैं और उनको समझ लेते हैं तो कम से कम कोशिश करें कि उनसे कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करें और उसको एक्सेल शीट पे लिखें। आप एक एक्सेल शीट बनाएं अपने लिए, उस शीट को नाम दें लिटरेचर रिव्यू। उसमें आप हर एक रो में एक पेपर समराइज करें। जैसे पहले रो में आप एक पेपर समराइज करें, फिर दूसरे रो में एक पेपर समराइज करें और कॉलम्स को मुख्तलिफ हेडिंग्स दें। जैसे पहले कॉलम को आप हेडिंग दें नंबर ऑफ ऑथर्स, दूसरे को टाइटल ऑफ पेपर, तीसरे को जर्नल ऑफ पब्लिकेशन, चौथे को मेन ऑब्जेक्टिव, पांचवें को वेरिएबल्स, छठे को मेजर फाइंडिंग्स और सातवें को फ्यूचर रिकमेंडेशन। आप इसमें एक और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं जो आप मेथोडोलॉजी के नाम से ऐड करें कि इस शख्स की मेथोडोलॉजी क्या है। वहां पे आप उनका पॉपुलेशन, सैंपल या कंट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये चीजें लिख सकते हैं। तो जब आप एक्सेल में ये शीट तैयार करेंगे तो जैसे ही आप एक पेपर पढ़ते हैं उनसे आपने इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जो आप पढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका एक्सेल शीट भरता जाएगा। तो 30, 40 या 50 पेपर्स पढ़ने के बाद आपके एक्सेल शीट में 40-50 पेपर्स की समरी होगी, जिसको फिर आप बड़े आसानी से दोबारा पढ़ सकते हैं और वहां से आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज में ये काम हुआ है, कौन कौन से वेरिएबल्स में ये काम हुआ है, कौन से टाइम पीरियड में ये काम हुआ है, लोगों की क्या फाइंडिंग्स है, लोगों की काम में क्या लिमिटेशंस हैं। तो जब आप फिर अपने आप एक्सेल शीट को देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि कितना काम हो चुका है और कौन सी जगह में अभी काम बाकी है जो आप कर सकते हैं। तो जब आप एक्सेल शीट में ये शीट फाइनल करते हैं, उसके बाद आपने इसको बार बार अपने एक्सेल शीट को देखना है और अपने जहन में एक स्टोरी डेवलप करनी है कि इन 50 पेपर की अगर समरी लिखूं तो वो मैं किस अंदाज से लिखूं, ऐसे अंदाज से लिखूं कि इनकी एक अच्छी सी स्टोरी भी बन जाए, जिसको लोग पढ़े तो उनको किए गए काम का पता भी चले और वो आगे जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक गाइड भी हो। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे स्टेप 3 में, तो उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमेशा याद रखिए कि डोंट
copy paste other words, try to rephrase them and build a story. अब आप जब आपने दूसरे लोगों का काम समराइज करके अपने कंप्यूटर में एक्सेल शीट में डाल दिया है, तो आप उसको जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें अपनी थीसिस में, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इससे प्लेजरिज्म आएगा, और प्लेजरिज्म एक क्राइम है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप बजाय कॉपी पेस्ट के उनके काम को समझें और फिर उन्होंने जो काम किया है वही काम आप अपने अल्फाज में एक स्टोरी की शक्ल में लिखें। डोंट इंक्लूड रिडंडेंट मटेरियल्स। कोशिश करें कि रिडंडेंट मटेरियल ऐड ना करें। रिडंडेंट से मुराद है कि जो काम आप एक चीज़ को बार बार ना दोहराएं, रिपीटिशन ना करें, एक फ्लो मेंटेन रखें स्टोरी में, एक बहाव हो ताकि लोग उसको समझें और उसको पढ़ने में वो बोर ना हो, बल्कि दलील पे दलील उनको मिले। गिव प्रॉपर साइटेशन टू अदर वर्क। लिटरेचर रिव्यू में आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप दूसरों के काम के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो जिस जिस शख्स के काम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी वक्त उसको साइटेशन दे। साइटेशन से मुराद है हवाला, ताकि लोग अगर आप कोई बात करें तो लोग ये ना समझे कि ये आप अपने आप से कह रहे हैं, बल्कि उसके सामने जब आपने हवाला दिया होगा तो जब आप बात लिखेंगे तो लोग एकदम समझ जाएंगे कि ये बात ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि फलां पेपर के रिसर्च पेपर से या फलां बुक से ये बात ये कह रहा है। अब अगर आप लिटरेचर लिखते हैं तो इसको आप क्रोनोलॉजिकल आर्डर से लिख सकते हैं, कि मतलब आप एक हिस्ट्री शुरू करेंगे, 1956 में ये काम हुआ, 1957 में उसके बाद एक दूसरे स्कॉलर ने फिर ये काम किया, फिर 1958 में उसके बाद एक और मेजर ब्रेक थ्रू हुआ, 1962 में एक और मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। इस तरह क्रोनोलॉजिकल आर्डर से भी आप स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप क्रोनोलॉजिकल आर्डर से स्टोरी बिल्ड करें, आप आर्गुमेंट्स के बेस पे भी बात कर सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। आप शुरू 1976 से कर सकते हैं, उसके सपोर्ट में 1956 का एक पेपर डाल सकते हैं, फिर 2010 का डाल सकते हैं। डेट आगे पीछे होने से कोई मसला नहीं बनता, बस ये है कि आपकी स्टोरी में फ्लो होनी चाहिए। आप लिटरेचर रिव्यू वेरिएबल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब आप पूरा एक साथ नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। आपके जितने वेरिएबल्स हैं, सपोज 3 या 4 वेरिएबल्स हैं, हर एक वेरिएबल पे आप अलग अलग सेक्शन बनाएं और उसमें उसके मुतालिक पेपर्स की समरी लिखें। ये तमाम तरीके ठीक हैं लिटरेचर रिव्यू के, बस आपने एक भी ख्याल रखना है कि जो भी तरीकाकार आप यूज़ करें, इसकी एंड में आपने इन चीज़ों को ऐसे समराइज करना है कि रीडर्स को पूरा पता चल सके कि आज तक क्या काम हुआ है और प्रॉब्लम कहाँ पे है, गैप कहाँ पे है। अब आखिरी स्टेप क्या है? जब आपने एक्सेल शीट में लोगों के काम को समराइज कर लिया है, तो अब आपने उसको रिफ्रेश करके अपने अल्फाज में लिखना है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे लिखते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल। अब अगर आपने रिफ्रेजिंग करनी है तो रिफ्रेजिंग आप कैसे कर सकते हैं? अब आप मेरे रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हैं, जिसमें सपोज मेरा एक रिसर्च पेपर है, उसमें मैंने शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस की है जो एडवांस है। पुराने मेथोडोलॉजी पे मैंने क्रिटिसिज्म किया है और उसके बाद एक नई मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अभी अगर आप मेरे पेपर को रिफ्रेश करते हैं तो आप ये कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल पे। फॉर एग्जांपल, इस एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ एंगल से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, advanced screening method for selecting Sharia compliant stock is introduced by रजा 2019। अब ये रजा 2019 क्या है? इसको हम साइटेशन बोलते हैं, हवाला देना। ये आप हमेशा शॉर्टकट लिखेंगे, कोशिश करें कि, बल्कि ये लाजमी होता है कि जब भी आप साइटेशन करते हैं तो जिस बंदे का काम हो उस बंदे के नाम का आखिरी लफ्ज उठाना है और जिस साल में उसने ये काम पब्लिश किया है वो साल लिखना है। अभी मेरा पूरा नाम है मोहम्मद वाजिद रजा, तो आपने मोहम्मद वाजिद रजा नहीं लिखना, बल्कि आपने जस्ट रजा लिखना है और मेरा पेपर जिस ईयर में पब्लिश हुआ है वो ईयर लिखना है। तो अभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो बात कर रहा है ये इसकी अपनी नहीं है, बल्कि ये रजा का जो पेपर है 2019 में, ये उससे ये बात कर रहा है। अब देखिए, यही बात आप किसी दूसरे अंदाज से भी कह सकते हैं। बजाय इसके कि आप सेंटेंस के आखिर में साइटेशन दें, आप सेंटेंस के शुरू में भी साइटेशन दे सकते हैं। शुरू में मैं कैसे दूंगा? रजा 2019 इंट्रोड्यूस्ड एन एडवांस स्क्रीनिंग मेथड फॉर सेलेक्टिंग शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स। अब देखिए, वही पुरानी बात है, लेकिन इसको मैंने दूसरी तरीके से लिख लिया है। आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि बजाय इसके कि रजा को आप डायरेक्टली कोट करें, आप बात कहें और फिर आखिर में रेफरेंस दें, जैसे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल बैकवर्ड लुकिंग स्क्रीनिंग मेथड्स, ए मोर एडवांस फॉरवर्ड लुकिंग मेथड मस्ट बी यूज्ड। और अब देखिए, यहाँ पे आपने बाई का लफ्ज यूज नहीं किया, जैसे पहले एग्जांपल में आपने कहा है बाई रजा, तो जब बाई होगा तो उसके आखिर में साइटेशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप सेंटेंस के स्टार्ट में किसी को साइट करते हैं तो उसको हमें जो दूसरा साइटेशन एग्जांपल दिया है ये ऐसे करते हैं। सेंटेंस के आखिर में अगर हम साइट करते हैं तो वो फिर जो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे ऐसे होता है।
डिड यू नोटिस द स्टाइल ऑफ साइटेशन? आप इन साइटेशन की स्टाइल्स को देखें, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे तो मैंने ये बता दिया कि रेफरेंसिंग आप इन 3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंसिंग के साथ साथ आप देखें साइटेशन का स्टाइल भी डिफरेंट है। पहले और दूसरे एग्जांपल में मैंने रजा लिखा है, फिर कामा कुछ भी नहीं है, फिर ब्रैकेट के अंदर जस्ट साल लिखा है। याद रखिए, जब भी आप सेंटेंस के शुरू में साइटेशन करते हैं तो उसमें आप कॉमा वगैरह यूज नहीं करते, और ब्रैकेट सिर्फ साल के आसपास होता है, नाम ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा। लेकिन आप अगर सेंटेंस के आखिर में और मतलब एक इस जो थर्ड एग्जांपल है, अगर इस तरह साइटेशन करते हैं तो फिर आपने ब्रैकेट सिर्फ साल के पास नहीं करना, बल्कि नाम और साल दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद करने हैं, और नाम और साल के बीच आपने कॉमा भी डालना है। सेंटेंस के शुरू में करेंगे तो कॉमा भी नहीं डालेंगे, और ब्रैकेट सिर्फ साल के पास होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इनको आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एकेडमिक राइटिंग में आपको एक ख़ास स्टाइल फॉलो करना होता है। तो ये जो मैं साइटेशन कर रहा हूँ, ये मैं APA स्टाइल से कर रहा हूँ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उनके बताए हुए गाइडलाइंस को मैं फॉलो करके ये साइटेशन कर रहा हूँ। ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, या तो आप APA करेंगे, या शिकागो करेंगे, या हार्वर्ड करेंगे, या बहुत से और भी तरीके हैं। लेकिन जो सा भी तरीका आपने सेलेक्ट किया है, फिर आपने उसी के साथ स्टिक होकर रहना है। पूरे रिसर्च पेपर्स में या बुक में फिर आपने सिर्फ वही मेथड फॉलो करना है। हाउ टू साइट अदर वर्क्स। अब साइटेशन क्या चीज है, ये मैंने पहले बता दिया कि जब काम आप अपने स्टोरी के दौरान, अपने रिसर्च पेपर के बीचों बीच जब आप किसी दूसरे शख्स के काम का हवाला देते हैं, तो उस हवाले को हम साइटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि सेलेक्ट अ राइटिंग स्टाइल वेदर APA और शिकागो एंड देन स्टिक टू इट। फॉर एग्जाम्पल, इन APA स्टाइल साइटेशन इज डन एज। अब अगर सेंटेंस के शुरू में आपने किसी को साइट करना है और एक ऑथर है, रिसर्च पेपर जो आप साइट कर रहे हैं, अगर वो एक ऑथर ने लिखा है तो जस्ट आप लिखेंगे रजा फिर ब्रैकेट 2019। अगर 2 ऑथर्स हैं तो फिर आपने रजा एंड बाउट लिखना है। अब बाउट का भी पूरा नाम क्रिस बाउट है, तो उसके नाम का आखिरी लफ्ज मेरे और ये मोहम्मद वाजिद रजा के नाम का आखिरी लफ्ज उठाएंगे, इनके बीच एंड लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में साल लिखेंगे। अगर 2 से ज्यादा है आथर, एक बुक या एक रिसर्च पेपर 4-5 आथर्स ने लिखा है, तो फिर तमाम के नाम लिखना जरूरी नहीं। फिर जब अब पहला आथर है, सिर्फ उसके नाम का आखिरी लफ्ज लें, उसके साथ इट और फिर आल लिखें और फुल स्टॉप करें और फिर 2019 लिखें। तो जहां पर भी ये एटाल आएगा उसका मतलब है कि ये रिसर्च पेपर 2 से ज्यादा लोगों ने लिखा है। अब अगर आप सेंटेंस के शुरू में साइटेशन नहीं करना चाहते हैं और सेंटेंस के आखिर में साइटेशन करना चाहते हैं, तो फिर अगर एक आथर है तो वो कैसे होगा, फिर रजा कामा 2019 और दोनों ब्रैकेट के अंदर। अगर 2 आथर्स हैं तो रजा इन बाउट कामा 2019 और उसके बाद ब्रैकेट। अगर 2 से ज्यादा आथर है तो फिर रजा इटाल 2019, लेकिन फुल स्टॉप के बाद आपने कामा जरूर लगाना है और ब्रैकेट नाम और साल दोनों से होगा। अब आप इसको मैं आपको थोड़ा इसको वर्ड में करने का आसान तरीका बताता हूं कि वर्ड में ये कैसे करते हैं। तो आइए जनाब वो वर्ड फाइल भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वो पेपर है जिसमें स्क्रीनिंग मेथोडोलॉजी की बात हुई है। अब आपने इस पेपर की साइटेशन देनी है। तो लेट अस सपोज मैंने अपने रिसर्च लिटरेचर रिव्यू शुरू किया है और उसमें मैंने ये सेंटेंस लिख लिया है। अब अगर ये सेंटेंस मैंने लिख लिया है तो जाहिर ये तो मैं अपने काम की बात नहीं कर रहा, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बात रजा और बाउट कह रहे हैं, उनके पेपर को मैं साइट करना चाहता हूं। तो अगर यहाँ पे मैं साइटेशन करना चाहता हूं पेपर के इस सेंटेंस के आखिर में, तो आप आएंगे ऊपर ये रेफरेंसिंग, ये जो रेफरेंसेस है इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप आएंगे इंसर्ट साइटेशन, उसके बाद आएंगे ऐड न्यू सोर्स। जब आप ऐड न्यू सोर्स क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। टाइप ऑफ सोर्स में ये बुक नहीं है, रिसर्च पेपर है, तो आप जर्नल आर्टिकल सेलेक्ट करें, आथर्स पे आके एडिट करें। अब आप आतर के नाम लिखते हैं तो जाके देखें कौन कौन से आतर हैं। तो पहला जो आतर है वो है अर्गेज अरसलान अयादीन। तो इसको आप कॉपी करें यहाँ से और जाके ये वर्ड जो फाइल है इसमें पेस्ट करें। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे देखिए ये लास्ट नेम मांग रहा है, तो लास्ट नेम इसका अरसलान अयादीन है, तो असगर इसका पहला नाम है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा, मैं नीचे फर्स्ट नेम में इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पहला हो गया, इसको ऐड करें। दूसरा जो आतर है वो है क्रिस बाउट। तो जाहिर है बाउट उसका लास्ट नेम है, तो मैं BOUT लिखूंगा और फर्स्ट में मैं उसका क्रिस लिखूंगा। ऐड। देखिए थर्ड आतर अगर है तो वो भी लिख लें। थर्ड आतर है मोहम्मद वाजिद रजा, तो इसको आप रजा पहले लिख दें, फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिख दें, मिडिल नेम में वाजिद लिख दें। अब ये 3 आतर पूरे हो गए हैं तो इसको ओके कर दें। ये यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। पेपर का टाइटल क्या है रिसर्च पेपर का, तो आप अपने पेपर पे जाके टाइटल देखें, ये इस पेपर का टाइटल है।
इसको भी आप यहां से कॉपी करके उधर पेस्ट करें। अवॉइडिंग इंटरेस्ट बेस्ड revenues while constructing false positive and false negative। जर्नल का नाम क्या है? तो जर्नल का नाम है द जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। द जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये याद रखिए, जर्नल का नाम लिखते हुए आपने हर अल्फ़ाबेट को, शुरू वाले अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिखना है। कब पब्लिश हुआ है? तो ये 2019 में पब्लिश हुआ है। पेजेस, इसके पेजेस कौन से हैं? यहाँ पे आप देखिए, ये 2018 में पब्लिश हुआ है। इसको हम सही कर लेंगे। पेजेस हैं 136 से 143 तक। ये 2018 हो गया। 136वें पेज से लेके 143वें पेज तक ये है। फिर ये शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स, ये भी आप क्लिक करें। इसमें बाकी चीज़ों को छोड़ें, जस्ट ये वॉल्यूम और इशू अगर है तो ये भी एंटर कर दें। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो 44 और फिर 5 लिखा होता है, ये असल में आपको वॉल्यूम और इशू बताता है। 44 आपका वॉल्यूम है और 5 इसकी इशू है। तो वॉल्यूम में 44 लिखें और इशू में 5 लिखें। अब ये पूरे खाने फिल हो गए हैं, इसको ओके कर दें। अब ये देखिए, ऑटोमेटिकली इसने साइट कर दिया है अरसलान अयादीन कामा बाउट कामा एंड रजा। तो ये इसका साइटेशन आ गया है। इस तरह इसके बाद आप किसी दूसरे पेपर का जिक्र करेंगे, लाइक सिमिलरली अनदर पेपर रिटन बाय, और फिर उसके नाम लिखेंगे, साइटेशन देंगे। अब अगर आपने कोई और पेपर लिखना है तो दोबारा इसको इंसर्ट करें। अब ये देखिए, अरसलान आयदीन ऊपर आ चुका है। अगर आपने इसी पेपर को साइड करना है तो ये दोबारा क्लिक करें। अगर ये पेपर नहीं है, नया पेपर है, तो इसको यहाँ ऐड न्यू सोर्स दोबारा क्लिक करें। आर्टिकल है तो इसमें एक मैं खुद से एक नाम लिखता हूँ, सपोज अशरफ का काम है, अशरफ, और उनका पहला नाम है दाऊद। इसको ओके कर दें। एक ही ऑथर का लेते हैं। पेपर का नाम है सपोज दैट से इस्लामिक बैंकिंग इन साउथ एशिया, जैसे मैं खुद से लिख रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए। जर्नल का नाम लिख देते हैं जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ईयर कर देते हैं 2019। पेजेस कर देते हैं 100 से 110 तक, और वॉल्यूम और इशू भी खुद से डाल देते हैं। ये आपने प्रैक्टिकली करना है, मैं सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वॉल्यूम लेट से 3 है और इशू 32 वॉल्यूम है लेट से, और इशू 2 है। इसको ओके कर दें। अब ये देखें, सिमिलरली another paper written by Dawood Ashraf states that Islamic banking is growing with a faster speed। अब ये देखिए, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। ये दूसरा जो पेपर मैंने साइड किया है, इसकी कोई हकीकत में वजह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपने बाय लिखा है और ये सेंटेंस की शुरू में आप साइटेशन कर रहे हैं। तो पिछले मैंने बताया था कि जब आप सेंटेंस के शुरू में साइटेशन करेंगे तो उसके ब्रैकेट और एक कामा नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हम एडिट नहीं कर सकते हैं। मैं अगर बैक स्पेस शिफ्ट भी करूँ तो ये एडिट नहीं होगा। तो अब इसे मैं ब्रैकेट वगैरह कैसे हटाऊंगा? यहाँ आके आप क्लिक करें, इस एरो को क्लिक करें, और यहाँ पे आप देखें कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट, ये आप क्लिक करें तो अब ये आप एडिट कर सकते हैं। इसे ये ब्रैकेट हटाएं, कामा भी हटाएं, और ये 2019 के साथ ब्रैकेट लिख दें। इस तरह अगर आप इसको भी वो एटाल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूपा वाला चूंकि 2 से ज़्यादा है, तो आप इसको क्लिक करें, साइटेशन को स्टैटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, अरसलान अयादीन, ये ब्रैकेट ये कामा ख़त्म हो जाएगा, इट आल ऐसे हो जाएगा, और ये बाउट और रज़ा भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखें, ये हो गए। अब
इस तरह से आप साइटेशन करते चलते हैं और फिर आखिर में जितनी साइटेशन होंगे वो आपके सारे पूरे हो जाएंगे। अब अगर इस पेपर को पढ़ते हैं तो अगर इसमें हम नीचे आके देखें तो ये आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साइटेशन हुए हैं। ये इस जर्नल के साइटेशन का क्राइटेरिया अलग है, इसमें हमने APA यूज़ नहीं किया, इसलिए ये साइटेशन आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि पेपर के में आप साइटेशन देख लें। जब आप पेपर के आखिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको रेफरेंसिंग मिलेंगे। ये देखिए, जब पेपर के आखिर में आते हैं तो इसको रेफरेंसेस होते हैं, ये भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये मैं इस पे आगे स्लाइड्स पे डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ हमने सीख लिया कि आप कैसे करते हैं साइटेशन को। अगर आप ये ख्वारी नहीं कर सकते हैं तो जो पेपर है वो आप गूगल स्कॉलर से सर्च करें, वहीं पे जाके आपको इसका बना बनाया APA का आपको साइटेशन और रेफरेंस मिल जाता है, वो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में जब आपको ये प्रैक्टिकली करके सिखाऊंगा तो वहां पे मैं आपको ये चीजें दिखा दूंगा। अब साइटेशन और रेफरेंस में फ़र्क क्या है? साइटेशन स्टोरी के दौरान जो आप चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, जो हवाले देते हैं किसी के काम का, उसको हम साइटेशन कहते हैं। रेफरेंस स्टोरी के बीच नहीं होता, ये स्टोरी के आखिर में उसका पूरे डिटेल दिए होते हैं कि आथर्स कौन कौन से हैं, काम कौन सा है, किस जर्नल में है, ईयर कौन सा है, इशू कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है। तो ये आखिर में जो पूरा लिस्ट दिया होता है उसे रेफरेंस कहते हैं। एक पेपर को आप किसी दूसरे पेपर में 2, 3, 5, 10, 20 मरतबा भी साइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी थीसिस में किसी एक पेपर को 20 दफ़ा साइट करते हैं तो आप कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप उसके रेफरेंस का लिस्ट बनाएंगे तो फिर वो आप 20 मरतबा नहीं डालेंगे, वो जस्ट एक मरतबा ही वो रेफरेंस डाल देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या फ़र्क है? रेफरेंस जब आप एक किसी काम के आखिर में डालते हैं तो उसमें आप सिर्फ उन काम का जिक्र करते हैं जो काम आपने ऊपर साइट किया हुआ होता है, आप सिर्फ उनके पूरे डिटेल रेफरेंस में देते हैं, उससे हटकर किसी काम का जिक्र आप नहीं करते। बिब्लियोग्राफी में आपने जो काम ऊपर साइट किए हैं आप वो भी नीचे रेफरेंस डालते हैं और उसके साथ आप सजेस्टेड रीडिंग्स का भी डाल सकते हैं, मतलब आप खुद से कुछ और भी वहां पे रेफरेंसेस दे सकते हैं कि लोगों से आप कहें कि आप इनको पढ़ें। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा ये दिखाता हूँ कि साइटेशन और रेफरेंस में फ़र्क क्या है। तो ये जो आखिर में ये पूरा एड्रेस दिया गया है, ये देखिए, ये पेपर अशरफ डी का, एक अशरफ है, दाऊद अशरफ का। तो ये ऑथर नेम है, टाइटल क्या है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, साल कौन सा है, वॉल्यूम कौन सा है, कौन से पेजेस पे है। तो ये जो पूरे डिटेल होते हैं ये रेफरेंस में होते हैं। ऊपर साइटेशन में ये सिर्फ लिखा होगा अशरफ 2016। तो वहां से तो ये पता चल गया कि सेंटेंस जो हम देख रहे हैं ये दाऊद अशरफ का, ये अशरफ का पेपर है 2016 में, उससे उठाया हुआ है। लेकिन ये जैसे कि ये है, लेकिन यहाँ से फिर ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा पेपर है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, कौन से पेजेस पे है। तो जब आप अशरफ 2016 के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहें तो आप नीचे जाके यहाँ पे रेफरेंस लिस्ट में आए और वहाँ पे अशरफ ढूंढें, ये आपको मिल जाएगा और यहाँ से फिर आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे कि इसका पेपर का नाम क्या है, कौन से जर्नल में है, वॉल्यूम वगैरह सारा। लेकिन यहाँ पे आप एम्बिग्विटी देख सकते हैं, कहीं पे इसने इन्वर्टेड कामास किए हैं, कहीं पे इसने टेक्स्ट जो है वो इटैलिक में किया है, कहीं पे इसने कामा दिया है, कहीं पे इस पे फुल स्टॉप दिया है। ये हमें कैसे पता चलेगा? कैसे हम जान सकेंगे कि कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे कामा देना है, कौन सा टेक्स्ट इटैलिक रखना है, कौन सा टेक्स्ट सीधा रखना है? ये सारे आप पे लाजिम होते हैं जो राइट ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप APA स्टाइल यूज़ करते हैं तो उसमें आप पे ये लाजिम होता है कि रेफरेंस में आपने लास्ट नेम लिखने हैं, उनके बीच कामा रखना है, फिर ईयर को आपने ब्रैकेट के दौरान रखना है, जो पेपर का टाइटल है वो आपने इटैलिक नहीं लिखना, जो जर्नल का नाम है वो आपने इटैलिक लिखना है। बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को याद रखना। तो वो ऑटोमेटिकली हम कैसे कर सकते हैं? ये जो वर्ड फाइल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेट अस सपोज ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे नीचे मैं रेफरेंस लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो या तो आप अब दोबारा हाथ से लिखेंगे पूरा और उसमें आप कोशिश करेंगे कि आपको सारा पता हो कि कौन सी चीज़ इटैलिक करनी है, कौन सी चीज़ ब्रैकेट के अंदर करनी है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कामा कहाँ लगाना है, या तो आप उसी हिसाब से करेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने वर्ड में ये रेफरेंस वाला काम किया है, जो अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए, जब मैं इंसर्ट साइटेशन दे रहा था, तो फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस रिसर्च पेपर में हमने अभी तक 2 साइटेशन दिए हैं। आप इसको क्लिक करें इंसर्ट साइटेशन को, एक अरसलान अयदीन के पेपर का है और एक अशरफ दाऊद, दोनों पेपर को हमने साइट किया है। तो जब आप अगर ये ऊपर सारे यहाँ पे सेव हैं तो फिर नीचे रेफरेंस बनाना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे आप आके क्लिक करें, इंसर्ट साइटेशन की जगह आप ये बिब्लियोग्राफी क्लिक करें और इसमें नीचे आके ये वर्क साइटेड क्लिक करें, यानी कि जो काम हमने साइट किया है उसके आप हमारे लिए नीचे रेफरेंस बनाओ। तो जैसे ही ये मैं क्लिक करूंगा आप ऊपर आके देखें,
ये खुद ऑटोमेटिकली इसने वर्क साइटेड हमें नीचे दे दिया है। वर्क साइटेड को इससे हटा दें, यहाँ पे बेशक रेफरेंस लिख दें, तो ये फिर ऊपर वाला रेफरेंस खत्म हो जाएगा। अब देखें, जो पहला पेपर है अरसलान अयादीन का, उसने ये सारा ऑटोमेटिक कर दिया है। लास्ट नेम लिख दिया है, फिर कामा, फिर फर्स्ट नेम का सिर्फ पहला लेटर ओ उठा लिया है। क्रिस बाउट का इसने बाउट पूरा लिख दिया है, क्रिस की जगह जस्ट के। फिर रजा मोहम्मद वाजिद को भी इसने ऑटोमेटिकली सही कर दिया है, कामे इसने खुद लगा दिए हैं, फुल स्टॉप खुद कर दिए हैं। पेपर को इसने इटालिक नहीं किया, ये देखें, लेकिन जर्नल का नाम जो है वो इसने इटालिक कर दिया है। फिर इसके बाद कामा भी लगा लिया है, वॉल्यूम 44, इशू 5 और पेजेस 136 से 143 तक। इसके साथ साथ दूसरा जो पेपर था उसको भी इसने ऐसे कर दिया है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है अगर आप वर्ड में जो काम आप कर रहे हैं और आप साइटेशन दे रहे हैं उसको साथ साथ यहाँ ऊपर आके रेफरेंस और फिर इंसर्ट साइटेशन में आप पुट करते हैं, तो आपका काम फ्यूचर में बड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल करें, या फिर यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट्स करें।